बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर एक तो मिलिट्री कोर्स को लेकर एक बड़ी खबर है उसको डिस्कस करते हैं, और नंबर टू फेक न्यूज़ के काउंटर के लिए मजीद पैसे हुकूमत ने रख दिए हैं और किसको दिए जाएंगे पैसे और कैसे इसके ऊपर काम किया जाएगा। ये भी बहुत डिटेल्ड एक मैकेनिज्म है, ये कह लीजिए कि केस स्टडी है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब अब ISPR जो है वो फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए भी काम करेगा। चले लेट्स स्टार्ट विद मिलिट्री कोर्ट्स। आपको पता है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान पूरे पाकिस्तान से गिरफ्तार हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोई लेना देना नहीं था और उस दिन एहतजाज से भी कोई लेना देना नहीं था। और वो एक सीरीज़ मैंने रिकॉर्ड भी की थी, व्लॉग्स उन लोगों के साथ, पॉडकास्ट उन लोगों के साथ मैंने रिकॉर्ड की थी, और वो आई थिंक काफ़ी लोगों ने एट दैट टाइम अपनी अपनी स्टोरीज सुनाई थी। अब फाइनली वो जो केस है चलते चलाते वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत थी। समाअत का अहवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब की जानिब से, आइनी बेंच के जो एक मेंबर हैं, उनकी जानिब से वो तमाम तर नुकात उठाए गए इस समाअत के अंदर कि जो आप, मैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की खैर चाहते हैं, वैसे तो सभी पाकिस्तान की खैर चाहते हैं, लेकिन वो तमाम लोग कि जो पाकिस्तान में आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और करंट अफेयर से थोड़े भी अपडेटेड लोग हैं, वो इसके ऊपर बात करते आ रहे थे। इसमें एक ही नुक्ता है जो मेन नुक्ता था कि, और वो सवाल तमाम जी शऊर पूछ रहे थे बार बार, कि किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की पास एज्यूम कैसे कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स या फौज जो है इसको आप एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकते हैं, सवाल ये बनता है यहाँ पर। तो फिर उसका जवाब ये आता है कि जनाब वजारत दिफा है, हुकूमत का एक विंग है, एग्जीक्यूटिव का एक विंग है या एक हिस्सा है। वजारत दिफा के नीचे एक महकमा है, वो फौज है, और वही फौज जो है वो फिर जाकर एग्जीक्यूटिव से जुड़ जाती है, मतलब एक महकमा होते हुए, एक इदारा होते हुए वो जुड़ जाती है और इवेंचुअली एग्जीक्यूटिव पावर रिज्यूम कर रहा है वहाँ पर। कैसे पॉसिबल है? क्या इसकी एक ही गिवन सिचुएशन हो सकती है, एक ही सूरत हाल हो सकती है कि जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी की पास रिज्यूम कर ले कि अगर आपके मुल्क में अदालतें नहीं है तो। अब यहाँ पर ज़रा निज़ाम देखिए, लोअर कोर्ट्स हैं, फिर ATCs हैं, फिर ऊपर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, फिर स्पेशल अदालतें हैं, व्हाट नॉट। हमारा पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का बहुत एक्सटेंसिव, बड़ा लंबा चौड़ा एक निज़ाम है, मौजूद है। और यही 9 मई के बहुत सारे लोग, जो 95% लोग थे, 90% लोग थे, वो ATCs में पेश किए गए थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पेश किए गए थे पूरे पाकिस्तान की, और फिर आगे ये हाई कोर्ट्स में गए केसेस, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक कुछ केसेस आए 9 मई के। तो इन एक सिस्टम होते हुए फौज की तहवील में लेने का मकसद क्या था, फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाने का मकसद क्या था? इसके ऊपर ये सवाल आज भी वैलिड है कि किसी भी सिविलियन को फौजी अदालत के अंदर ट्रायल कैसे किया जा सकता है, एंड दैट इज़ हाउ इट वेंट ऑन। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट या इंटरेस्टिंग सिनेरियो आज की समाज से वसीम मलिक साहब हैं, बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है। ज़रा वो सुनिए वो क्या कहते हैं। कमरा नंबर 2 में होता है, ये आइनी बेंच सुनता है। तो 7 रुकनी आइनी बेंच फौजी अदालतों के केस की समाअत कर रहा था, जो सिर्फ जस्टिस जमाल मंदुखिल, वजारत दिफा, फौज के वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब से सवाल कर रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं। जब जब जस्टिस जमाल मंदुखेल ख्वाजा हारिस को आड़े हाथों लेते हैं, जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पर नागवार गुजरता है। कभी वो दोनों मौजूद जज ख्वाजा हारिस की जगह जवाब दे डालते हैं, और जब जवाब ना बन पाए तो शदीद नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। अब ये बेंच की सूरत हाल है, जो 7 रुकनी बेंच जड़ा बने आए थे, आइनी बेंच तो एक पैरेलल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो चल रहा है, वहाँ की ये सूरत हाल वसीम मलिक साहब ने रिपोर्ट की है। इस सारे मामले के अंदर एक और डेवलपमेंट है जो बहुत बड़ी खबर बनी, और बननी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से नेशनल टेलीविजन के ऊपर नहीं बनी। वो ये है कि हसन न्याई साहब, इमरान खान साहब के भांजे, बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत नामवर लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस टाइम के ऊपर मिलिट्री कस्टडी के में थे, फिर वहाँ से सजाएं पा के वो जेलों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो हसन न्याई साहब के वालिद हफीजुल्लाह न्याई साहब जो हैं वो आए जज साहब के सामने, जजेस के सामने आए, आइनी बेंच के सामने आए, और उन्होंने गुजारिश करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे बच्चे या जो ये लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, इनको जेलों में तो शिफ्ट कर दिया गया, बाकी सिविलियन जेलों में तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इनको हकूक बाकी सिविलियन जैसे नहीं मिल रहे उन जेलों के अंदर भी। क्यों नहीं मिल रहे? कि इनकी हिफाजत के ऊपर मामूर जो लोग हैं वो बाकी तमाम राइट्स, जिस तरह बाकी वहाँ पर कैदी हैं, इन कैदियों के वो राइट्स नहीं हैं। इनको मखसूस एरियाज में, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में वहाँ पर भी रखा गया है, और इनको बाकी लोगों जैसे राइट्स नहीं मिल रहे। अब ये खबर जो है ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह ये कि आपको और मुझे बार बार जस्टिस कह रहा हूँ, सॉरी, अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब बताते रहे कि जनाब ये शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे, ये जब जेलों में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आगे जेलों में शिफ्ट हो गए
तो उसके बाद आप और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको फैमिलीज़ को विजिटेशन के राइट्स मिल जाएंगे, बाकी राइट्स जिस तरह बाकी जेलों के अंदर कैदियों के इनको मिल जाएंगे, लेकिन इन फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले लोगों को वो राइट्स अभी तक नहीं मिले अकॉर्डिंग टू हफीजुल्लाह न्याजी साहब। सेकेंडली, एक चीज़ अदील राजा साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हमारे, सुपर प्रोड्यूसर, सबसे पहले उन्होंने टेकअप की थी और उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बात करना स्टार्ट की थी कि कल को मे बी अदालती फैसले जो हैं वो अगर टाइम पे मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो टाइम पे नहीं अगर हैंड ओवर किए जाते तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स में ये लोग कैसे अपीलें कर सकेंगे। और ये भी आज टेकअप किया गया कि जनाब वो फैसले नहीं दिए जा रहे, हम लिहाजा फर्दर लीगल प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अजीब बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, डेमोक्रेसी होते, सिविलियन बालादस्ती की बात करने वाले लोग भी इसके ऊपर भी बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसके ऊपर बात एक्सटेंसिवली की जानी चाहिए। इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट से, आईनी बेंच से, लोअर कोर्ट से, एग्जेक्टिव से, फौज से मांगे जाने चाहिए बार बार। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इन सवालों के जवाब बार बार मांगे जाने चाहिए। अब आगे बढ़िए तो हमने देखा कि पाकिस्तान, दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं तो हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया है। इमरान खान साहब का नैरेटिव अपनी जगह के ऊपर, उनका स्टांस अपनी जगह के ऊपर, वो जेल के अंदर मुक़य्यद हैं, वो अपनी जगह के ऊपर, वो नहीं टूट रहे, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो उनका सोशल मीडिया है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कल इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक वो ट्वीट होती है जिसमें वो जस्टिस वो जनरल याया वाले टाइम का लेकर मुआजना करते हैं, 9 मई की बात करते हैं, 26 नवंबर के कत्लेआम की बात करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि उस नैरेटिव का, उस ट्वीट का बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और वर्कर तो उठा गया, किसी एक लीडर में भी हिम्मत नहीं थी तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान की उस ट्वीट को रीट्वीट कर देते। सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने उस ट्वीट को कोट ट्वीट किया कि जनाब प्योरली और जो खुलकर बात कर सकता है इस दौर के अंदर वो सिर्फ एक इमरान खान है, उन्होंने भी ये कोट ट्वीट करके ट्वीट किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज भी एट दिस मोमेंट लगता ये है कि वो सोशल मीडिया ही बना हुआ है। अब उस सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए बड़े हरबे आजमाए गए, गिरफ्तारियाँ हुई, FIA के छापे, लोग गायब हुए, लोगों को उठाया गया, क्या क्या नहीं हुआ इन 2-3 सालों के अंदर। बड़े मुझे याद है कोई ट्वीट थी, कोई बच्चे ने की थी कुछ साल पहले, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, उसके कुछ 100 या 200 फॉलोवर थे। उसने कोई ट्वीट की थी, वो बच्चे को उठा लिया गया था। तो ट्वीट के ऊपर, फेसबुक स्टेटस के ऊपर लोगों को उठाया भी गया है, यहाँ पे FIA के पर्चे भी दिए गए, सहाफ़ियों को भी बहुत सारे रगड़े लगे और वो आपके और मेरे सबके सामने है। अब इवेंचुअली मैं यहाँ पर कोई तज़हीक करना पर्पस नहीं है, मैं इसको कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ। जो किसी का काम है, मैं हमेशा से उस चीज़ के ऊपर कायल हूँ, जो किसी का काम है वो काम करे, और वो जब वो काम कर रहा है तो मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल है। पाक फ़ौज का काम, मेरे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, वो अपना काम करते हैं, रोज़ मेरे जवान शहीद होते हैं, मेरे वो माथे का झूमर है, इस कौम के माथे का झूमर है वो नौजवान। मैं फ़ौज पे तनकीद तब करता हूँ और तब तक करता रहूँगा जब तक फ़ौज अपनी डोमेन से निकल कर सियासतदानों की डोमेन में, सिविलियंस की डोमेन में आएगी तो वो तनकीद के ज़ुमरे में आएगी। 2 एंगल्स हैं इस खबर के जो इस ब्लॉग के अंदर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फ़ौज को, ISPR को 2 अरब रुपए सालाना हुकूमत देने जा रही है कि जनाब आप फेक न्यूज़ को काउंटर करें, फेक न्यूज़ को रोकथाम के लिए। इसमें से कुछ IT के अपग्रेडेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है IT का उनका, उसकी अपग्रेडेशन के लिए लगेंगे, और इस तरह करके ये 2 अरब रुपये और आई थिंक सालाना 1.6 अरब रुपये भी इसी मद में फ़ौज को, ISPR को दिए जाएंगे। फाइन, मुद्दा क्या है? फ़ौज का काम क्या है खबर रोकने से या खबर फेक न्यूज़ के साथ? इट इज़ नॉट योर जॉब। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका अरबों खरबों रुपए का बजट होता है इश्तिहारों का, जो इश्तिहारों की मद में अरबों रुपए बांटती है, हर हुकूमत में बांटती है। PTV है, न्यूज़ चैनल्स हैं, कंट्रोल्ड मीडिया है पाकिस्तान का। इसमें कितना, मतलब हमारी औकात देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी औकात देखिए, हम किस कदर कंट्रोल्ड मीडिया है पाकिस्तान के अंदर। हम इमरान खान साहब की फ़ोटो नहीं चला सकते टीवी के ऊपर, इतना कंट्रोल तो मीडिया के ऊपर ऑलरेडी है। तो फिर भाईजान ISPR इस 2 अरब रुपए से कैसे रोकेगा? मुझे वो स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही कि 2 अरब रुपया कहाँ लगाया जाएगा। टैक्स पेयर्स मनी है ना, ये कैसे लगाया जाएगा फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए? फेक न्यूज़, बहुत सारी फेक न्यूज़ मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि वुज़रा, जो हुकूमती वुज़रा होते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फैलाई जाती हैं। आप वो तमाम केसेस जिनके में इमरान खान साहब की ज़मानतें और इक्विटल हुई हैं, उनके ऊपर घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं थी? अगर वो फेक न्यूज़ थी तो फिर इक्विटल कैसे हो गया इमरान खान साहब, बरी उन केसेस में से कैसे हो गए? इसी तरह माजी के लोग भी हैं कि आज जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जब माजी में ये अपोजिशन में थे तो इनके खिलाफ घंटों घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, या वो फेक न्यूज़ थी, या जो आपकी जुडिशरी ने फैसले किए बाद में वो गलत फैसले थे। तो इसमें फ़ौज का क्या लेना देना है? नंबर 2, ये एक सफ़े का तसलसल जो इमरान खान साहब के दौर में बना, बाजवा साहब वाला, इमरान खान साहब वाला, उसका तसलसल अब चला आ रहा है। वो एक सफ़ा था, ये एक सफ़ा प्रो मैक्स है जो इस टाइम के ऊपर PMLN
और फौज का है। इसमें PMLN, इसका मतलब ये है कि PMLN फौज को और ख़ुद को बचाने में, फेक न्यूज़ को काउंटर करने में या न्यूज़ को काउंटर करने में या सोशल मीडिया को काउंटर करने में इस हद तक बेबस हो गई है कि उन्होंने फाइनली ये भी तरला किया है पाक फौज से कि भाईजान आप आगे आ जाएं, आप ये काम हमें रोक कर दिखा दें। मेरे पास कोई समझ नहीं, मेरे पास कोई दलील नहीं, मेरे पास कोई अकल नहीं है कि फौज भी ये काम कैसे रोकेगी। आई हैव नो आइडिया कि ये 2 अरब रुपया कहाँ पर लगेगा। और 2 अरब रुपया, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई 2 अरब रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि ये क्या कर दिया, लेकिन ये काम नहीं है उनका। 2 अरब रुपये से क्या करोगे आप? व्हाट कैन यू डू? आप कोई डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स खड़े कर दोगे, या आप कोई फैक्ट चेक के प्लेटफॉर्म खड़े कर दोगे, या आप कोई वो जो आपने ये लगाया हुआ है फाइबर वॉल, फायर वॉल एंड ऑल दैट, जो मुख्तलिफ लोगों ने डिफरेंटली प्रोनाउंस किया है इसको, जिस तरह माजी में जोक्स बनते रहे, आप उसको इन्हांस करोगे? वॉट एवर यू विल डू, दिस इज नॉट योर जॉब। ये आपका काम नहीं था, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम था। आपका काम हमारे जहाँ पर है आप वो काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके बैक पे खड़े होंगे। और बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तानी कौम फौज से भी आगे खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन ये हुकूमत की अजीब सी पॉलिसीज़ हैं कि हर चीज़ के अंदर ये क्रिटिसिज्म खुद से ड्रैग करके उनको ले आते हैं, और फिर बाद में हमें कहा जाता है जी आप रैसत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बात करें खुल के, कल को हुकूमत कहेगी देखें जी कि पाकिस्तान मुखालिफ है। भाई हम पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर जमहूर पसंद लोग। हमारी आइडियोलॉजी या हमारी सोच बहुत क्लियर है कि जो काम किसी किसी का है, जज का काम फैसले करना है, जज का काम सियासत नहीं है। फौज का काम बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, उसका काम सियासत नहीं है। सियासतदान का काम बॉर्डर पे जाके लड़ना नहीं है, सियासत करना है, पॉलिसीज बनाना है, मुल्क को गुर्बत से निकालना है। इसी के साथ एक खबर रिसेंटली रिलेट कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो थी, आपके 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग इस साल फिर गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और हमारी प्रायोरिटीज़ देखिए, हम फेक न्यूज़ काउंटर करते फिर रहे हैं। भाई कौन सी फेक न्यूज़ काउंटर करते फिर रहे हो? सियासतदानों के नैरेटिव में, और एंड में आगे कह देते हैं कि झूठ बोलते हैं, टीवी के ऊपर आके कहते थे कि तो सियासी बयान था। तो किस चीज़ को काउंटर करना है आपने? बच्चों को एनलाइटन कीजिए, बच्चों से मुखातिब होजिए, बच्चों से बैठकर बात कीजिए। पहले दिन का मैं चीख चीख के मर गया हूँ कि भाईजान आप दबा के, लित्र मार के, डंडे मार के लोगों को नहीं तब्दील कर सकते। आप उनको सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर तब्दील कर सकते हैं, भाईजान उनसे बात कीजिए। पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल नहीं रहेगी हुई कि ये डंडे के जोर के ऊपर ही चलेगी। ये लॉजिक और तावील को मानते हैं, इनको लॉजिक दीजिए, दलील दीजिए, ये आपकी बात मानेंगे। हाँ, अगर आप लॉजिक नहीं दे सकते, आपके पास दलीलें नहीं हैं, तो फिर आप हुकूमत भी फिर FIA को इस्तेमाल करे, बाकी एजेंसीज को भी इस्तेमाल करे, रोज़ बंदे चुक्की जो क्या फ़र्क पड़ता। वैसे भी जो इस हाल तक मुल्क का आपने और हमने सब ने मिलकर पहुंचा दिया, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने जहाँ तक ये पहुंचा दिया है, फर्दर देखिए कहाँ तक जाता है। आज ही की अगर मैं सिर्फ पिछले 1 हफ्ते की मैं फेक न्यूज़ आपको लेकर कोट करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो यू हैव नो आइडिया कि 1 हफ्ते की फेक न्यूज़ सिर्फ हुकूमती वज़रा के ट्विटर हैंडल से, PMLN के डिजिटल मीडिया के हैंडल से, पीपल्स पार्टी के इंक्लूडिंग PTI के ट्विटर हैंडल से 1 हफ्ते के अंदर कितनी फेक न्यूज़ पेडल की गई होगी। इसका काउंटर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और वो काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का है, हुकूमत का काम है। उसको रोकना फौज का काम नहीं है मेरे नज़र। एनीवेज, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।